अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी। आज हम इसको डिटेल के साथ करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Frequency distribution is a statistical method for summarizing the data in orderly arranging data after collecting. अगर हमने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया है, उसको हमने समराइज करना है, इस चीज़ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है कि एक नंबर आपके डाटा में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमने उसका एक टेबल ड्रा करना है या उसकी एक समरी बनानी है, जिसमें हमें पता चले कि हर वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है। When the data are grouped into classes of appropriate size, indicating the number of observation in each class, we get a frequency distribution. अगर हम अपने डाटा को, अगर ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड डाटा है, मतलब उसकी क्लासेस बनी है या नहीं बनी, अगर क्लास बनी हो या उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं, तो अगर ग्रुप डाटा है उसके अंदर अप्रोप्रिएट क्लास बनी हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं। A statistical data consists of list of number related to research. Among those number, few may be repeated twice and more than twice. अब हमारा इसका मकसद क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कुछ डाटा के अंदर नंबर एक दफ़ा, दो दफ़ा या दो से ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट तैयार करते हैं। The repeating number in a data set is termed as frequency. That frequency are listed in table known as frequency distribution table. अच्छा, अगर हमारे पास कोई नंबर डाटा के अंदर रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर उस फ्रीक्वेंसी की पूरा हम कॉलम बना दें, लिस्ट बना दें, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद क्या है, पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। हमारा जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पॉपुलेशन में एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। फर्ज करो आपकी क्लास में 50 में से 40 नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद 10 है, तो वो जो तादाद है ना 10, वो क्या चीज़ है, आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी। शायद इसमें से 5 लड़कों ने 10 नंबर लिए, 40 नंबर लिए, और 5 लड़कियों ने 40 नंबर लिए, तो इस तरह मेरे पास एक डाटा आ जाता है टेबल फॉर्म में कि एक क्लास में 50 में से 40 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, और कितने बच्चों ने लिए हैं, 10 बच्चों ने। टू फैसिलिटेट एनालिसिस ऑफ डाटा, इस तरह अगर हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी मालूम होगी, तो उसको एनालाइज करने में आसानी होती है। टू फैसिलिटेट कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स, और इस तरह हमें दूसरे भी मेजरमेंट करने में आसानी होगी। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डाटा बनाने के लिए हमारे पास उसके कुछ कंपोनेंट होना ज़रूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट क्लास है। आपका जो डाटा है वो ग्रुप की फॉर्म में होना चाहिए, ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डाटा। अब हम क्या करते हैं कि क्लासेस बना देते हैं, मतलब वो मैं आपको आगे एग्जांपल में दिखाती हूँ। डाटा के साइज़ के अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्ज करो आपके टोटल 50 क्लास है, 50 क्लास में 50 की तादाद है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके छोटे छोटे 10 ग्रुप बना देते हैं। हर ग्रुप के अंदर क्या 5-5 बच्चे ऐड कर देंगे, ताकि हमारी क्लासेस कितनी बन गई, उसमें 10 क्लासेस बन गई। तो इस तरह ग्रुप्स बना देते हैं, तो इस डाटा को कवर करना आसान हो जाता है। अब क्लास लिमिट क्या है? क्लास लिमिट वो होती है जिसमें हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू को एक क्लास के अंदर देखते हैं।
जैसे फर्ज करो मैंने 50 बच्चों की बात की, तो जो एंड पहली क्लास होगी वो क्या होगी 0 से 5, ठीक है। और जो आखिरी क्लास होगी वो क्या होगी 45 से 50। तो आपकी 45 से 50 में एक 45 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट कौन सी है 50। आगे टेबल आएगा मैं उसमें इसको फर्दर दिखा देती हूँ। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है कि ये ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हम अपर और लोअर लिमिट को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिडिल वैल्यू आ जाती है, तो उसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास इंटरवल क्या है कि हम अपर और लोअर लिमिट से जो रेंज आती है ना उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। जैसे अपर लिमिट है 50, लोअर लिमिट है 45, और क्लास इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 10 के साथ, ठीक है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? क्लास बाउंड्री जो 45 है और 50 है, ये जो लास्ट वाली हमारी 50 है ना, कि हम फर्ज करो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और लास्ट पॉइंट है 50, तो ये जो हम 1 से कम अमाउंट नहीं रख सकते अपने फ्रीक्वेंसी में और 50 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये जो क्लास लिमिट्स हैं कि हम 50 से अबव वैल्यू को अपने डाटा में एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्लासेस ही उतनी नहीं बनी, ठीक है, उस लिमिट की नहीं बनी, तो इसलिए उस चीज़ को क्या बोलते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है कि हर क्लास के अंदर एक जो क्लास मतलब ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर कितनी एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके 50 में से 40 नंबर 10 बच्चों के हैं। अब ये जो 10 बच्चे हैं ना, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है इसकी, इस मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है कि 10 बच्चों के 40 नंबर आए। अब टैली मार्क क्या होता है कि स्ट्रोक अगेंस्ट ईच फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, जब आप अपना फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे होते हैं ना डाटा में, तो फर्ज करो कि आपने देखा डाटा में 10 से लेकर 20 के दरमियान 2 लोगों के इतने नंबर आए हैं, तो आप इसको जब आप पहले को काउंट करते हो तो 1 स्ट्रोक करते हो, दूसरे को करते हो तो दूसरा स्ट्रोक लगाते हो। तो ये टैली आपको आपकी हेल्प काउंटिंग में हेल्प के लिए मदद देता है। जैसे आप इसको काउंट कर लेते हो फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड अप कर देते हो। अब 20 से 30 के दरमियान फर्ज करो 5 आपने स्ट्रोक लगाए, पहला गिना 5 लगा, 1 लगा दिया, 2 फिर दोबारा 1 आप इसको काउंट करके 5 लगा देते हो, ठीक है। तो इस तरह आपकी वैल्यूज आ जाती है। अब एक एग्जांपल आप 40 से 5 की अगर हम क्लास को लें तो क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट क्या है इसकी 40 और अपर क्या है 50। क्लास मार्क के लिहाज से देखें तो इन दोनों को ऐड करके 40 प्लस 50 को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं मिडल वैल्यू निकालने के लिए। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन क्लासेस फॉर्मिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जितनी भी हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लासेस पे डिपेंड करता है। फर्ज करें उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक डाटा है इस तरह, ये सारी डाटा है, उसको हमने अरेंज कर लिया। देखिए यहाँ पे हमारा लोएस्ट डाटा कौन सा पड़ा है 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं और हाईएस्ट कौन सा है 18। अब हम 2 से 18 तक की क्लास के बजाय हम क्या करेंगे अपनी फैसिलिटी के लिए, ताकि हमारे पास जो हमारी इंटरवल्स हैं वो स्मूथ आए, तो हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट ले लेंगे, 0 से 5 की एक क्लास बना लेंगे, और 18 है ना तो हम 20 तक की क्लासेस बना लेंगे ताकि हमारा 18 उसमें कवर हो जाए। तो हम 0 से स्टार्ट लेके 20 तक क्लास बना लेंगे, तो क्या आएगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, इस तरह हमारी 4 क्लासेस बन। अब इसके अंदर हम टैली करते जाएंगे 1 जितना भी है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्लासेस अब देखते हैं कि 0 से 5 के अंदर कौन सी आती है। 2 सबसे पहला 2 आया, 1 स्ट्रोक कर दिया, उसके बाद 3 आया, 1 स्ट्रोक कर दिया, ठीक है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई 2, क्योंकि 2 दफ़ा
0 से 5 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 3 आ रही है, तो कितना नंबर हुआ 2 और 3 का, 2 दफ़ा। ठीक है, अब उसके बाद 5 से 10 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, एक तो होगी 5 और दूसरी क्या है 8, और हम इसको एक 5 और दूसरा 8 एक एक करके स्ट्रोक किया और टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी आई 2। अब 10 से लेकर 15 के दरमियान बात करें तो 10 खुद 12 13 11 ये हम स्ट्रोक करते जाएंगे और इसकी टोटल नंबर क्या है 4। और अगर अनग्रुप डाटा की बात करें तो अनग्रुप डाटा को हमें पहले क्या करना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है ताकि हमारी फैसिलिटी हो सके कि किस तरह हमें डाटा कलेक्ट करना है। अब देखो सबसे पहले मैं अपना डाटा इस तरह लेती आऊँगी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, तो इधर मैंने क्या किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया 3 5 11 12 13 17। तो फिर इधर मैंने टैली कर दी है 3 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। 5 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है 1 2 3 4 टाइम्स 5 रिपीट हुआ है 1 2 3 4, तो मैं फ्रीक्वेंसी क्या लिख दूंगी 4। तो इसी तरह आप बाकी अमाउंट कैलकुलेट करते जाएंगे। दो तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टाइप्स अगर मैं इसकी देखूं तो एक होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, frequency distribution where each of the class frequency is divided by total number of observation। ठीक है, होता क्या है कि फर्ज करो कि मैंने 15 से 18 के दरमियान कैलकुलेट किया कि अमाउंट कितनी वेरी कर रही थी 8। मैंने क्या किया 8 को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे 8/80 23 फ्रीक्वेंसी है, उसको 80 से डिवाइड कर दिया, 17 को 80 से डिवाइड कर दिया, 18 को 80 से डिवाइड कर दिया। ये देखो 4 फ्रीक्वेंसी है, 4 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया 80। तो ये जो हमारे पास कैलकुलेट करके अमाउंट आएगी तो ये क्या आएगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कि हमारा वो जो नंबर है फर्ज करो 15 से 8 के दरमियान की वैल्यूज टोटल वैल्यूज से कितने परसेंट एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें इससे पता लग जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं कि जो आपकी क्लास है ना, हम क्लासेस को सम कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज को। Cumulative frequency distribution is sum of class and all classes below it in a frequency distribution। अब फर्ज करो 8 है, हम क्या करते हैं इस क्लास को कम 8 अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी उतनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी। अब उसकी सेकंड क्लास के अंदर हम क्या करेंगे अपर और बिलो वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, तो हमारे सेकंड क्लास की क्या आएगी वैल्यू 8 + 23, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की कितनी बन गई 31। उसके बाद 17 है, तो हम 31 + 17 करते जाएंगे 48, 48 + 18 कर देंगे 66, 66 + 8 कर देंगे 74, 74 + 4 कर देंगे 78, 78 + 2 कर देंगे 80। तो इस तरह हमारे पास एक कॉलम बनते जाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अलग, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अलग, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का अलग। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली कि हमने क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको सम करते जाना है ताकि हमारे पास जो अपर वैल्यू आए वो किसके बराबर आए आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के। तो इस तरह हमारे पास एक डाटा टेबल इकट्ठा हो जाता है। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक और टर्म है। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन फिगर्ड बाय एडिंग टुगेदर प्रीवियसली tabulated relative frequencies that make a running total along a frequency table।
होता क्या है, सिंपल साइज का फार्मूला है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इसके सैंपल साइज के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अभी ये जो ग्राफ्स हैं, हम क्या करते हैं, जो अपनी वैल्यूज है उसको ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो जो ग्राफ की फॉर्म में शो करना है इसकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे। तो इधर सिंपल से उन्होंने एक स्टेप बताया, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप क्या करते हो कि पहले क्लासेस में उसको डिवाइड कर देते हो, क्लास के बाद उसको काउंट करते हो। काउंट करने का क्या मतलब है, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्ज करो एक डॉग के एक जंगल में या एक फार्म में 16 डॉग्स हैं, ठीक है। तो उसको हम टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर कितना है, 56। तो आप क्या करेंगे कि 16 डॉग्स हैं और 56 टोटल है जानवर। तो आप क्या करेंगे, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि ये कितना नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। 16/28, 28 जितनी भी इसकी आती जाएगी और उसको हम 56 से डिवाइड करके कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब बात मैं करती हूँ एडवांटेज एंड लिमिटेशंस की। तो क्या क्या फायदे होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डाटा समराइज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास हर किस्म का वेरिएबल जो है वो इजीली डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। कम्युलेटिव को अलग, रिलेटिव को अलग, फ्रीक्वेंसी को अलग। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जो हम ग्राफ की फॉर्म में डाटा लाते हैं, वो भी आसान हो जाता है। उसके अलावा हमें पॉपुलेशन की जो खसूसियात है वो भी मालूम करने में आसानी होती है, और जो कंपैरिजन है वो भी आराम से हम कर सकते हैं। तो condense and summarize large amount of data in a useful format, describe all the variable types, facilitate graphic presentation of data, begin to identify population characteristic, permit cautious comparison of data set। तो इस तरह हमें कंपैरिजन भी आराम से मिल जाता है। देयर आर few method can used in formulating class interval from 5 to 10 over 55 less than 50 30। तो इस तरह हम अपनी क्लास की जो इंटरवल्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स पे था। बहुत आसान है, आप इसको अपना जो बुक है उसके चैप्टर 3 से में डिटेल से इसको पढ़ें, आपको समझ आएगी। फिर इंशाल्लाह इसी वीक में हम इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।